स्टार्ट। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम क्यूज डिस्कशन यानी कि स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम करंट अफेयर और ल्यूसेंट और यूडिटेरिया का जो 5000 प्लस सेट है उसका हम डिस्कशन करेंगे। आप देख रहे हैं जो बुक में लिखे हुए हैं, दिखा दीजिए बारी बारी से। ये जो है स्पीडी करंट अफेयर, इसका हम स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो है ल्यूसेंट में जो स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम फिर अभी फर्स्ट दिन है इसलिए हम आज मध्यकालीन भारत से स्टार्ट करेंगे। फिर टॉपिक वाई टॉपिक हम चेंज करते चलेंगे। और ये देख रहे हैं यूडिटेरिया 5000 प्लस राकेश जी जो लिए हुए हैं, ये स्टार्ट करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, इसका जो होमवर्क दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में दिया जाएगा। यदि आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसमें ज्वाइन करके आप उसका होमवर्क आप पूरा कर लीजिएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ल्यूसेंट, उसके बाद यूडिटेरिया चलेगा और लास्ट में करंट अफेयर चलेगा। और जो अभी जो वीडियो हम 1 से 2 दिन तक हम अपलोड करेंगे, लेकिन उसके बाद हम डायरेक्ट लाइव 6 से 7:30 या 7:45 तक चलेगा, डायरेक्ट लाइव चलाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो हम डिस्कशन करेंगे, किसी भी एग्जाम हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, देखिएगा। और ध्यान दीजिएगा, जो ल्यूसेंट में दिया हुआ है उससे हम ज्यादा सोचेंगे, उससे ज्यादा बेटर तरीका से हम बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, ल्यूसेंट में बहुत सा शॉर्ट दिया हुआ है, उसमें हम डिस्कशन करेंगे और जो भी बताएंगे हम कहानी के रूप में बताएंगे, ताकि आपका किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं क्या, मध्यकालीन भारत स्टार्ट करेंगे। जिसमें देखिए मध्यकालीन भारत में भारत पर यानी कि अरबों का आक्रमण है। तो देखिए सबसे पहली बात करेंगे, मध्यकालीन भारत की बात करेंगे तो मध्यकालीन भारत 711-12 से 1707 ईस्वी तक चला था। मध्यकालीन भारत कब से कब चला था? 711-12 से 1707 तक चला था। जिसमें देखिए मध्यकालीन भारत को 2 भाग में बांटा गया था, एक दिल्ली सल्तनत, एक मुगल वंश। एक दिल्ली सल्तनत, एक मुगल वंश। दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत यानी कि 1206 से 1526 तक, और मुगल की बात करेंगे इधर 1526 समाप्त हुआ तो 1526 स्टार्ट होगा, यानी कि 1526 से 1707 तक चला था। तो आज स्टार्ट करते हैं, यानी कि मध्यकालीन भारत, जिसमें क्वेश्चन पूछता है। देखिए इसमें जो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में दिया हुआ है, देखिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम इसको पूछते हैं। लेकिन हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम अच्छी तरह से हम डिस्कशन भी करेंगे। तो हम जो क्वेश्चन पहले दिया हुआ है इसके बारे में हम पूछ लेते हैं। होमवर्क दिया गया था, यदि आप आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि उसमें होमवर्क डाला जाता है। तो हम पहले मोहम्मद बिन कासिम में जो क्वेश्चन दिया हुआ हम पूछते हैं, उसके बाद हम डिटेल से मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो बोलना है जी, मोहम्मद बिन कासिम ने क्वेश्चन बोलना है कि भारत पर पहला सफल आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम किया था। मोहम्मद बिन कासिम किया था। कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। 712 ईस्वी में किया था। उस समय सिंध के राजा कौन था? दाहिर। समय सिंध के राजा हिंदुशाही शासक था, राजा दाहिर था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा, जो अरब वासी आक्रमण किया था उसका मेन उद्देश्य था धन को लूटना था। क्या था? धन को लूटना था और इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करना था। तो ल्यूसेंट में बस इतना ही दिया हुआ है, लेकिन हम अब डिस्कशन करते हैं अपने तरीके से, कहानी के रूप में। देखिएगा, सबसे पहली बात तो हम मैप पर ले चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात हम मैप के द्वारा बताते हैं मोहम्मद बिन कासिम
कैसे भारत पर आक्रमण किया और किस तरह से जजिया कर लागू किया। तो देखिए पहले हम अपना प्यारा भारत का हम मैप में बनाएंगे। ये समझ जाना है, सही से तो नहीं बना लेकिन समझ जाना है, मेरा प्यारा भारत है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर को उत्तर बोलते हैं, नीचे दक्षिण बोलते हैं, और इस साइड पूरब है और इस साइड पश्चिम है, ठीक है। ये जो एरिया है पाकिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान है, सिंध मुल्तान ये सब एरिया में है। उसके बाद ये जो एरिया पड़ता है अफगानिस्तान है, ये एरिया अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। और ये जो इधर एरिया जो पड़ता है अरब देश है, ये साइड एरिया अरब देश है। और ये जो नीचे ये दिख रहा है, ये अरब सागर है, अरब सागर है ये। और नीचे जो है हिंद महासागर है, नीचे हिंद महासागर, और ये बंगाल के खाड़ी है। देखिए हम डिस्कशन इसलिए डिटेल से कर रहे हैं काहे कि जब क्वेश्चन जब घुरा के पूछता है तो सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, और हमें कोई क्वेश्चन भुतलाना नहीं है कि इसका आंसर ये होगा कि ये होगा। इसलिए हम डायरेक्ट मैप के द्वारा कभी दिक्कत नहीं होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले कि भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो हम कहेंगे मोहम्मद बिन कासिम। 712 में आक्रमण किया था। कब किया था? 712 में। लेकिन हम बताते हैं जी मोहम्मद बिन कासिम भारत में आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था। तो देखिए क्या उद्देश्य था। सबसे पहली बात देखिए, ये अरब देश है, ये मेरा प्यारा भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ठीक है। तो ये देखिएगा ये अरब देश है, ये समझ जाना, ये अरब देश है। यहाँ के शासक कौन? अलहजाद। यहाँ के शासक कौन? अलहजाद। और जो ये सिंध क्षेत्र है, सिंध पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। ये जो सिंध क्षेत्र पड़ रहा है, ये जो सिंध है, तो यहाँ पर शासक हिंदू शासक राजा दाहिर का शासन है, यहाँ राजा दाहिर और यहाँ अलहजाद, यहाँ राजा दाहिर और यहाँ अलहजाद। होता क्या है जो देखिए, होता है क्या कि देखिए ये जो अरब से है, ये देखिए अरब सागर है, ये अरब से जो जहाज जाता था अरब सागर होते हुए जाता था, तो क्या करता था, सिंध के वासी यहाँ पर क्या करता था, समुद्री डाकू के रूप में कार्य करता था। करता था क्या कि अरब से जो भी जहाज गया पूरा माल भरा करके यहाँ पर सिंध के जो भी जनता रहता था, जो भी जनता वासी यानी कि सिंध के जो भी वासी रहता था, जो डाकू के रूप में काम करता था, जहाज को लूट लेता था। क्या करता था? लूट लेता था। तो कई बार यहाँ के शासक, अरब के शासक अलहजाद बहुत परेशान हो गए। कुछ भी जाता था यहाँ पर, यानी कि सिंध के जो वासी था, जो चोर था, समुद्री चोर या समुद्री डाकू था, यहाँ पर जहाज को लूट लेता था। यहाँ के राजा परेशान हो गए। डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ हिंदू शासक कौन? दाहिर के पास कई मैसेज किया कि अलहजाद मैसेज किया दाहिर के पास कि देखिए जी, आपके जो वासी है, मेरा जहाज यहाँ से जाता है, जो यहाँ से क्या कर लेता? लूट लेता है। लेकिन कई मैसेज किया, लेकिन हिंदू शासक दाहिर इसका मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन कुछ भी जाता था यहाँ पर लूट लेता था। यहाँ के शासक बहुत परेशान था। तो लास्ट में क्या किया? ध्यान दीजिएगा के पास भेजा। हाँ, सही बात है। देखिए क्या किया, तो लास्ट में क्या किया कि अलहजाद ने अपने सैनिक यानी कि सेनापति
अलहजाद ने अपने सेनापति, और वो जो सेनापति था वही दामाद भी था, यानी कि अलहजाद का अपना सेनापति और दामाद मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम को बोला कि देखिए ये मैसेज का तो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इस पर आप अटैक कीजिए, इस पर अटैक कीजिए और यहाँ पर जो भी है उसको मार के हत्या कर दीजिए। तो यहाँ पर से कौन आएगा? यहाँ अलहजाद के सेनापति या दामाद मोहम्मद बिन कासिम अपना पूरे सैनिक के साथ चलना शुरू करता है। 712 में, हाँ 712 में शुरू करता है। उसके बाद पहुंचता है यहाँ पे पहुंचा, पूरे सैनिक के साथ मोहम्मद बिन कासिम अटैक किया। तो जितना भी धन यहाँ से लूटा था जहाज के द्वारा पूरा छीन लिया और सिंध के शासक दाहिर के साथ युद्ध भी लड़ा। तो दाहिर को तो मार दिया और जो भी लूटा हुआ सामान था इसको वापस कहाँ भेजवा दिया? अरब में भेजवा दिया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम भेजवा दिया। देखिए होता क्या है, मोहम्मद बिन कासिम जब भेजवा दिया, लेकिन यहाँ पर दाहिर के तो मृत्यु हो गया, यानी कि मार दिया। अब दाहिर का दो पुत्री थी। तो जब 2 पुत्री थी तो मोहम्मद बिन कासिम इसको भी यहाँ पर भेजवा दिया, अरब भेजवा दिया पकड़ के, ठीक है ना। और उसके साथ जो भी सामान लूटा था इसको भी भेजवा दिया अरब। अब तो होता है क्या कि जब 2 पुत्री को साथ भेजवाया ना, तो अलहजाद बोला क्या कि देखिए ठीक है उसको लाइए, हम अपने 2 पुत्रों की शादी उन 2 पुत्रियों के साथ कर देंगे। अलहजाद ने क्या बोला कि देखिए इसका जो पुत्री है इसको लाइए और हम अपने 2 पुत्रों के शादी उसके साथ कर देंगे। लेकिन इसका तो दिमाग चल रहा था शादी करने का, लेकिन वो पुत्री का दिमाग क्या चल रहा था कि मेरे पिता को तो मार दिया है कौन? मोहम्मद बिन कासिम मार दिया। लेकिन जब इधर जा रहा था तो दोनों पुत्रियों ने मोहम्मद बिन कासिम पर गलत इल्जाम लगा दिया, गलत आरोप लगा दिया, ठीक है, गलत आरोप लगा दिया, जिसके कारण अलहजाद को पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम कुछ गलत कार्य किया है ये दोनों पुत्रियों के साथ। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अलहजाद ने, जैसे में देखिए दोनों पुत्री आ रहा है ना, तो ये तो सोचा अलहजाद कि दोनों पुत्री के शादी हम अपने पुत्र के साथ कर देंगे। लेकिन दोनों पुत्री ने सोचा कि हमको शादी क्या करेगा, हम रुके इसको हम मरवा देते हैं। काहे कि मेरे पिता को तो मारा है मोहम्मद बिन कासिम, राजा दाहिर को तो मोहम्मद बिन कासिम मारा है। तो एक षड्यंत्र के द्वारा गलत आरोप लगा के, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम पर गलत आरोप लगा के अलहजाद को बताया, यानी कि अलहजाद को बताया। अलहजाद ने मोहम्मद बिन कासिम यानी कि सेनापति या दामाद को मार दिया। कौन मार दिया? अलहजाद ने मरवा दिया, ठीक है ना। अब मरवा दिया। लेकिन जब दोनों पुत्रियां यहाँ पर आया, लेकिन जब इसको बाद में वास्तविक पता चला कि ये दोनों पुत्री पर गलत इल्जाम यानी कि गलत तरीका नहीं किया था मोहम्मद बिन कासिम, ये सिर्फ षड्यंत्र था दोनों लड़की का, क्या कि मेरे पिता को मारा है तो मैं भी इसको हम मरवाऊंगा। तो फिर अलहजाद ने क्या किया, इन दोनों पुत्रियों को भी मार दिया। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए होता क्या है, लेकिन देखिए यहाँ पर तो हम कहानी आसान से बता दिए, लेकिन देखिएगा मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर 715 ईस्वी तक शासन किया है। 715 ईस्वी तक, लेकिन आक्रमण किया था 712 में, लेकिन यहाँ पर शासन किया है 715 ईस्वी तक किया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेगा। अब मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ पर अटैक किया था तो पहले तो यहाँ के हिंदू शासक दाहिर को तो मार दिया था। अब यहाँ शासन अपना चलाना शुरू किया। सिंध, मुल्तान और ये सिंधु जो नदी है इसके क्षेत्र में पूरा शासन अपना वर्चस्व जमा दिया, इतना तो जमा दिया। उसके बाद होता क्या है कि देखिए अब यहाँ पर के जनता पर ही अपना दबदबा करने लगा। मोहम्मद बिन कासिम कहा कि देखिए जी अब आपकी सेवा हम कर रहे हैं, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम कर रहा है। मोहम्मद बिन कासिम कहा कि देखिए आपकी सेवा मेरे सैनिक कर रहा है, उसके बदले में आप जजिया कर दीजिए, उसके बदले में जजिया कर दीजिए, और नहीं देना है तो आप मुस्लिम बन जाइए। तो
क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले जजिया कर किसने लिया? मोहम्मद मोहम्मद बिन बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम क्या कह के लेता था कि देखिए जी आपका जो सैनिक जो आपका जो सेवा है मेरे सैनिक यहाँ पर देख रेख कर रहा है, उसके बदले में आप जजिया कर दे दीजिए, नहीं तो आप मुस्लिम बन जाइए। इस तरह से किया था। और देखिए ई एरिया में हम क्वेश्चन फिर पूछेंगे, ठीक है ना? ध्यान है ना? पूरा है ना? तो ध्यान दीजिएगा। चलो तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ई एरिया में तो आपको ये पूछते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम, ध्यान दीजिएगा, आप पर ध्यान है। मोहम्मद बिन कासिम ई एरिया में कहाँ कहाँ कब्जा किया था? सिंध पे किया था और मुल्तान पे। बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं, यानी कि सिंध नदी के क्षेत्र में भी किया था, मुल्तान पर भी, और ये एरिया में किया था। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर केरल के मालाबार तट है, केरल के मालाबार तट है। केरल के मालाबार तट पर भी अपना यहाँ पर व्यापारी स्टार्ट कर दिया। कौन? अरब वाला। कौन? अरब वाला। अपना भी अड्डा जमा लिया। हाँ, अपना अड्डा जमा लिया। यहाँ पर व्यापार करने लगा, यहाँ पर पूरा एरिया अपना व्यापार पूरा करने लगा, अपना वर्चस्व जमा लिया। समय बीतता जाता है, समय बीतता जाता है। उसके बाद बात आता है 1498 पे। देखिएगा यहाँ पर तो मैप नहीं, अरब है, यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर मैप में ये दे रहा था, तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका, तो नीचे से ऐसे होते हुए इधर होते हुए यहाँ पर मैप नहीं है, यहाँ पर पुर्तगाल है, यूरोप में पुर्तगाल है। वहां से पुर्तगाल से वास्को डी गामा आता है। कौन आता है? वास्को डी गामा आता है। यही अरब सागर होते हुए यही मालाबार तट पर कौन आएगा? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जब यहाँ पर आता है तो इसका स्वागत केरल के राजा जमोरिन करता है। कौन करता है? जमोरिन राजा करता है। केरल के राजा जमोरिन इसका पूरा स्वागत करता है। और ये तो आया है व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन धीरे धीरे जब एक बार ले गया ना तो उसको मसाला ले गया तो उसको 60 गुना फायदा हुआ। 60 गुना और पूरा लत लग गया, पूरा व्यापार करने लगा। अब जब ये भी पूरा फैलाने लगा, और पहले से व्यापार कौन कर रहा था? अरब वाला। क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है जी कि जब पुर्तगाली वहां पर व्यापार करने लगा तो उससे पहले वहां पर और कौन व्यापार कर रहा था? कालीकट कौन? अरब वालों ने कर रहा था। तब होता क्या है कि देखिए पुर्तगाली भी करने लगा, यहाँ पर अरब वाला भी व्यापार कर रहा। अब देखिए ये भी अपना पूरा वर्चस्व पूरा बढ़ा दिया है। शुरू आया था व्यापार करने के लिए, या पूरा फैला रहा है। अब हुआ कि बहुत समय बीत गया, उसके बाद हुआ क्या कि देखिए अब दोनों के बीच बनता नहीं है। ये भी व्यापार करा, ये भी व्यापार करा, दोनों में युद्ध हो जाता है, दोनों में युद्ध हो जाता है। युद्ध हो गया, उसके बाद होता है क्या कि पुर्तगाली ने अरब वाला को धोया, पूरा धोया, यानी कि पूरा मारा। तो धोआते धोआते ही अरब सागर से फिर अरब सागर यानी कि अरब भाग गया, यानी कि के पीटा पुर्तगाली ने अरब वालों को लड़ा, तो ये हार गया। तो भागते भागते अरब सागर से अरब पहुंच गया। ठीक, अब क्या करेगा? तो गुरहा तो रखबे करेगा। अच्छा हमको पुर्तगाली भगाया है ने, मारा है ने, अच्छा करने गया हमको बाधा डाला। हाँ, अब इसका जो भी जहाज ऐसे आएगा ना, अब हम इसका जहाज को लूटेंगे। के अरब वाला किसका जहाज को? पुर्तगाली के जहाज को लूटेगा। तो देखिए अब आएगा तो फिर वही, यानी कि अरब वाला अब यहाँ पर समुद्री डाकू के रूप में कार्य करे लगेगा। पुर्तगाली ऐसे आता था, अब इसका जहाज अरब वाला लूटे लगा। अब क्या करे भाई? अभी लूटने लगा। अब हुआ क्या कि सबसे पहला 1505 में पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल बन के आया फ्रांसिस्को द अल्मेडा। 1505 में सबसे पहला गवर्नर जनरल बन के पुर्तगाली गवर्नर कौन आया था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। क्वेश्चन पूछता है फ्रांसिस्को द अल्मेडा कब आया? 1505 में पहला गवर्नर बन के आया था फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 में। और इसने एक नीति शुरू किया, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी इसके अंदर क्या होता था? जो जहाज लूटता था उसको प्लेसमेंट देता था। क्या देता था? प्लेसमेंट देता था। इसका मतलब क्या? उसको सजा देता था। ठीक है ना? तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अडॉप्ट किया था? किसने लागू किया था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। क्वेश्चन पूछता है कि 1500 ऐसे क्वेश्चन पूछता है
कि सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर बन के कौन आया था? फ्रांसिस्को दा फ्रांसिस्को अल्मेडा। अल्मेडा। कहता है कब आया? तो 1505 में। में। तो इस तरीके से यहाँ पर काम किया। तो मोहम्मद बिन कासिम की हम बात समाप्त करते हैं। तो इस तरह से कैसे जजिया कर लिया, कैसे लूटमार किया, फिर कैसे यहाँ पर व्यापार स्थापित किया। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा शासक की। अब देखिए दूसरा शासक कौन दिया हुआ है जी? मोहम्मद गजनी। तो हम गजनी के से टोटल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके बाद हम अपना डिस्कशन करेंगे, ठीक? तो बोलना है, देखिए कि पहले हम डिस्कशन कर दे उसके बाद पूछे। पहले पूछ लें, चला बोलिएगा। तो काहे कि होमवर्क दिया हुआ है। हाँ, और याद रखिएगा जो होमवर्क दिया जाता है आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में दिया जाता है। यदि आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप ज्वाइन करके आप होमवर्क को पूरा कीजिए। तो बोलिए, बोलना है कि देखिए, यानी कि महमूद गजनी की बात करेंगे अब। तो बोलना है कि महमूद गजनबी जो है, इनके पिता के नाम क्या था? सुबुतगीन था। इनके पिता के नाम सुबुतगीन था। और सुबुतगीन किसका गुलाम था? अल्पतगीन का। अल्पतगीन के गुलाम थे, ठीक है ना? गुलाम और दामाद थे, ठीक है। भूलना ही कि अल्पतगीन के जब मृत्यु हो गया था तो गद्दी पर कौन बैठे थे? सुबुतगीन बैठे थे। कौन बैठे थे? सुबुतगीन। जब यानी कि अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात गजनी में, अच्छा, अल्पतगीन के बाद कुछ समय के लिए बैठा था प्रीतगीन, कुछ समय के लिए बैठा था, ठीक है ना? हाँ, कुछ समय के लिए यानी कि प्रीतगीन बैठा था, ठीक है ना? उसके बाद जब इसका मृत्यु हो जाता है ना, तो यही गद्दी पर बैठेंगे सुबुतगीन। कौन बैठेंगे? सुबुतगीन बैठेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि देखिए, यानी कि प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल कौन था? कौन शासन कर रहा था? जयपाल था। कौन था? जयपाल था। इसको हम फिर डिस्कशन अच्छी तरीके से करेंगे, कैसे कैसे किया है। जो अभी हम होमवर्क का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद बोलना है जी कि बोलना है आपको अपने पिता के काल में मोहम्मद गजनी, यानी कि मोहम्मद गजनी कहाँ के शासक था? खुरासान के शासक था। कहाँ के शासन था? कहाँ के शासक था? खुरासान के शासक था। आपको ये बोलना है कि मोहम्मद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर कब बैठा था? 998 ईस्वी में। 27 वर्ष की उम्र। हाँ, कितने वर्ष की अवस्था में? 27 वर्ष की अवस्था में 998 में गद्दी पर बैठा था। उसके बाद बोलना है जी कि बोलना है कि बगदाद का खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने मोहम्मद गजनी के पद को मान्यता प्राप्त करते हुए उसे उपाधि दिया था। तो 2 उपाधि दिया था, क्या क्या है? यामिन उल दौला तथा यामिन उल बिल्लाह, 2 उपाधि दिया था। तो देखिए, मेन क्वेश्चन ये पूछता है कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। कितना बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया था। उसके बाद आपको बोलना है कि यानी कि महमूद गजनबी का मेन उद्देश्य क्या था? भारत धन दौलत को लूटना था। जितना भी शासक था धन दौलत लूटता था। हाँ, अब महमूद गजनी को मृत यानी कि मूर्ति भंजक कहा जाता था। मूर्तियों को लुटेरे कहा जाता है। यानी कि अधिकतर जो ये अटैक किया था तो मंदिरों पर ही अटैक किया था। देखिए, मंदिर पर अटैक करने का रीजन था कि देखिए, पहले के जो लोग थे धन दौलत को मंदिर में रखते थे, यह सोच के कि देखिए, सोचेगा कि मंदिर में तो धन दौलत थोड़ी रहेगा, इसलिए ये अपना धन संग्रह करते थे कहाँ? मंदिर में। और जो मोहम्मद गजनबी था सबसे ज्यादा अटैक मंदिरों पर किया। तो जिसमें चर्चित आक्रमण सोमनाथ के मंदिर, इसका हम पूरा डिस्कशन करेंगे, देखिए किस तरीका से किया है, ठीक है ना? उसका बाद बोलना है कि यानी कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1000 या कहीं कहीं 1001 देता है। हाँ, 1000 या कहीं कहीं 1001 देता है, ठीक है ना? यानी कि भारत में जो आक्रमण किया 1000 या 1001 से 1027 तक किया था। उसके बाद आपको बोलना है कि मोहम्मद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही शासक जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। किसके विरुद्ध किया था? जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था, ठीक है ना? तो हम डायरेक्ट पूछते हैं आगे
क्वेश्चन कि महमूद गजनी का चर्चित जो आक्रमण था सोमनाथ के मंदिर कब अटैक किया था? 1025 में। उसमें कितना धन लूटा था? 20 लाख दिनार लूट लिया था। लूट लिया। और जब सोमनाथ मंदिर को लूट के ले जा रहा था तो उसने यानी कि मोहम्मद गजनी को भी किसने लूटा? जाटों ने लूटा। तो उसके बाद अंतिम यानी कि मोहम्मद गजनी का जो अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध कब होगा? 1027 में। उसके बाद 1030 में मृत्यु हो गया। ठीक। तो अब हम इसका अच्छी तरीके से हम डिस्कशन करेंगे मोहम्मद गजनबी के बारे में। अब हम डिस्कशन करेंगे। पहला तो हम किसके बारे में डिस्कशन किए? मोहम्मद बिन कासिम। अब हम मोहम्मद गजनबी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। मूर्तियों का लुटेरा कहते हैं। चलिए, कहाँ गया क्वेश्चन? अच्छा, पेन कहाँ गया जी? कोई मोटिवेशनल कोड नहीं बोलिएगा जी। कहाँ गया मार्कर? इधर है। चला, ध्यान दीजिएगा। उसमें टिकट डाल कर रखिए। ठीक। अभी फर्स्ट दिन है ना, थोड़ा सा। चलिए अब बात करते हैं। यहाँ तो इसके बारे में बात हो गया, तो अब हम ये थोड़ा सा विराज जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। हाँ विकास जी, हम क्या बोले? चलिए अब मोहम्मद गजनबी के बारे में हम बात करेंगे। मोहम्मद गजनबी से यानी कि मोहम्मद गजनबी के बारे में बात करने से पहले हम अपना प्यारा भारत का हम मैपिंग में थोड़ा सा हमें अडॉप्ट कर लेते हैं। समझ जाना है कि भारत है, हम सही से बनाए हैं नहीं। ऐसे पार हो तो कब्जा कर लेते सर। पाकिस्तान है, बढ़िया से पार हो टोपिया। टोपी नहीं बोली, भारत है ना। हाँ, अपना तो प्यारा भारत देश। तो कम से कम मौर्य बढ़िया, नहीं तो पाकिस्तान से कब्जा कर लेते। पाकिस्तान कैसे कब्जा करेगा? चला ध्यान हम लोग किस लिए हैं? कब्जा करेगा तो। चला ध्यान दीजिएगा, याद रखना अपना प्यारा भारत है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सही से नहीं बना लेकिन हम कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आए पाकिस्तान में घुसान दो ताकि हम लोग रुकिए नक्शा में हमरा चिन्ह रहा है। रुकिए। चला ध्यान दीजिएगा, देखिएगा एरिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान समझ लीजिएगा। उसके बाद एरिया अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो हमको तो इतनी की जरूरत है। अब हम चलते हैं, तो अब हम मोहम्मद गजनबी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो मोहम्मद गजनबी की बात करेंगे तो मोहम्मद गजनबी के पिता के नाम शुबतगिन था और शुबतगिन अल्पतगिन के गुलाम था। शुबतगिन के दो पुत्र, एक का नाम इस्लाम और दूसरा के नाम मोहम्मद गजनबी। एक का नाम इस्लाम और दूसरा के नाम मोहम्मद गजनबी। जब अल्पतगिन सत्ता में थे तो शुबतगिन अल्पतगिन के गुलाम के रूप में रहते थे। जैसे अल्पतगिन की मृत्यु हुआ उसके बाद कोई और शासक गद्दी पर बैठे, उसके बाद फिर शुबतगिन गद्दी पर बैठे। समय बीतता गया। जब शुबतगिन का मृत्यु हो गया उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? इस्लाम बैठा। किसने बैठा? इस्लाम बैठा। तो जब इस्लाम गद्दी पर बैठा तो इस्लाम और मोहम्मद गजनबी दोनों भाई था। तो मोहम्मद गजनबी ने इस्लाम को भगा करके दौड़ा करके गद्दी पर खुद बैठ गया। कहाँ? अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा गजनी कहाँ पड़ता है, तो अफगानिस्तान में। यानी कि गजनी के गद्दी पर कौन बैठ गया जी? मोहम्मद गजनी से शासन करता था। कहाँ से? गजनी से शासन करता था। गजनी कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। अब देखिए मोहम्मद गजनी की बात करेंगे तो मोहम्मद गजनी 998 से इसका जो शासन काल है 1030 ईस्वी तक है। मोहम्मद गजनी का शासन काल कब से कब है? 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर अभी शासन कौन कर रहा है? मोहम्मद गजनबी।
अब जो भी देखिए जो भी भारत पर अटैक किया है, इधर से नहीं अटैक किया, इधर से नहीं किया, इधर तो हिमालय इधर से भी सुरक्षित है। जब भी कोई शासन अटैक किया है तो यही क्षेत्र से अटैक किया है, ठीक है ना। यानी कि कह सकते हैं कहाँ, ऊपर उत्तर, इधर पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम में अटैक किया है, ये एरिया में अटैक किया है। तो देखिए मोहम्मद गजनबी ये एरिया से अटैक करेगा, मोहम्मद गजनबी ये एरिया से अटैक करेगा। कहानी बहुत दिलचस्पी है, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना देरी पैर अथी करके नहीं बैठ सकते, पैर उठ फैलाइएगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। हल्दी अभी नहीं लगाना है पैर में। ठीक है, ठीक, चलिए तो भारी को मैं दिया नहीं चलिए कोई दिक्कत नहीं, चला ध्यान दीजिएगा। हाँ तो हम बोले क्या कि यहाँ पर शासन कौन कर रहा है, मोहम्मद गजनबी। कहाँ कर रहा है, गजनी में। अब देखिए मोहम्मद गजनी भारत पर आक्रमण करना चाहता है, ठीक। तो भारत पर आक्रमण करेगा तो ये एरिया से जैसे यहाँ पर आक्रमण करता है तो यहाँ के शासक, यहाँ के हिंदू शाही शासक कौन, यहाँ के हिंदू शाही शासक जयपाल रहता है। जयपाल है जो अजमेर दिल्ली के एरिया में शासन करता है। जयपाल कौन एरिया में शासन करता है, दिल्ली और अजमेर एरिया में शासन करता है। तो इसका पहला टकराव जयपाल और मोहम्मद गजनबी के बीच हो जाता है। किसके बीच हो जाता है, मोहम्मद गजनबी और जयपाल के बीच हो जाता है। लेकिन जब युद्ध हुआ तो मोहम्मद यानी कि जयपाल भाग जाता है। क्या होता है, भाग जाता है, जिसके कारण मोहम्मद गजनबी उसको छोड़ देता है। लेकिन याद रखिएगा जयपाल राजपूत थे और राजपूत को युद्ध में भाग जाना कायरता माना जाता है। इसलिए यानी कि जब भाग गए जयपाल तो आत्महत्या कर लिए। क्यों कर लिए, क्योंकि हम भाग गए हैं, हम किसी को सामने मुंह दिखावे लायक नहीं है। कहे का मतलब कहा गया है कि राजपूत को युद्ध में भाग जाना कायरता की बात कहा जाता है और युद्ध में मर जाना वीरता की बात कहा जाता है। इसलिए आत्महत्या कर लिया। जब जयपाल जब भाग गया यानी कि आत्महत्या कर लिया, उसके बाद इसका टकराव हो गया किससे, इसका बेटा आनंदपाल से। किससे, आनंदपाल से। अब यहाँ पर कौन टकरा रहा है, आनंदपाल, जयपाल के बेटा आनंदपाल, जयपाल के बेटा। अब यहाँ पर आनंदपाल आ गया, जयपाल के बेटा आनंदपाल। अब आनंदपाल दम अपना पूरा जोर तोर से लगे हुए। अब आनंदपाल के साथ दे रहा है, यहाँ गुजरात है, गुजरात के शासक साथ दे रहा है, गुजरात के शासक साथ दे रहा है किसको, आनंदपाल को। अब मोहम्मद गजनबी खिसिया गया है गुजरात के शासक पर, अच्छा तुम हेल्प कर रहा है रुको। इसीलिए फिर यानी कि आनंदपाल को हरा दिया और इसको युद्ध में मार दिया। जयपाल को तो छोड़ दिया था, जयपाल को छोड़ दिया था, लेकिन आनंदपाल को मार दिया। खिसिया का है किसका साथ दे रहा था, गुजरात के शासक। अब ये सोच लिया कि हमको गुजरात को लूट लेना है। अब धीरे धीरे ये एरिया पूरा जीतता गया। उसके बाद गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात पर आक्रमण करने से पहले पूरा एरिया जीत लिया था। जब गुजरात पर आक्रमण किया तो इसका सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ के मंदिर 1025 में अटैक कर दिया। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में अटैक कर दिया। जैसी सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया जी, जैसी सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया तो सोमनाथ के मंदिर में गया ना अंदर, तो देखा क्या कि अंदर मंदिर में वो घुसा तो देखा कि शिव के मूर्ति यानी कि हवा में तैर रहे हैं, हवा में तैर रहे, कहीं से कुछ बना हुआ नहीं, सिर्फ हवा में ऐसे तैर रहे हैं। तो हुआ था क्या, यानी कि उस तरह से तैर रहे थे। क्यों, क्योंकि देखिए जो दीवार में चारों साइड लगा हुआ था चकमक पत्थर लगा हुआ था। कौन पत्थर लगा हुआ था, चकमक पत्थर का गुण होता है मैग्नेटिव का, चुंबक का गुण होता है। इस तरह से बैठाया हुआ था, देखिएगा यानी कि सेम ध्रुव के बीच क्या होता है, विकर्षण होता है ना। तो इस तरह से बैठाया हुआ था कि बीच में यानी कि मूर्ति अटका हुआ रहे, तो इस तरीके से। लेकिन जब उसके अंदर गया यानी कि मंदिर के अंदर गया कौन, मोहम्मद मोहम्मद गजनबी और उसके और ढेर सारे सैनिक गया, तो देखा डर गया। वो तो सोचा कुछ यानी कि क्या कर सकते हैं, दैवीय कुछ है, तो डर गया। लेकिन कुछ हिम्मत करके फिर चकमक पत्थर था उसको कबाड़ना शुरू किया ना, मंदिर यानी कि जो मूर्ति था नीचे गिर, और मूर्ति सोने का था, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मूर्ति गिरा और मूर्ति को ले जा रहा है, और गेट था, गेट को भी लेके जा रहा था, और गेट के ले गया, और साथ में पुजारी था ना उसको भी ले चल गया।
और जब ले जा रहा था, यहाँ से ले जा रहा था गुजरात, ये एरिया में राजस्थान है, जैसे में गुजरात ले जा रहा था गुजरात, तो ये एरिया ये राजस्थान वाला। अब पुजारी को भी ले जा रहा है कि रास्ता बताओ, लेकिन पुजारी तेज था, इसको राजस्थान के थार मरुस्थल में, राजस्थान के थार मरुस्थल में 2-3 दिन तक ऐसे घुराते रह गया। अब समझ गया कि हमको ये पुजारी बुड़वक बना रहा है, पुजारी को यहाँ पर मार दिया, खोजी कर दिया, मार दिया। पुजारी को जब मार दिया ना जी, तो हुआ क्या कि फिर किसी और से रास्ता फिर पूछा, तो जब आगे फिर बढ़ा कौन, मोहम्मद गजनी, तो आगे बढ़ा, जैसी इसको भेंट हो गया जाट से। किससे भेंट हो गया? जाट से। ये लूट के ले ही जा रहा था 20,000 दिनार, लूट के भी ले जा रहा था, मूर्ति सब ले जा रहा था ना, गेट भी ले जा रहा था। इसका भेंट हो गया जाटों से, जाट ने इसको भी लूट लिया। जाट ने किसको लूट लिया? मोहम्मद गजनबी को लूट लिया। ले आ रहा था तो इसको भी लूट लिया। क्वेश्चन पूछता है कि जब सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था कौन, मोहम्मद गजनबी, तो लूट के ले जा रहा था, तो उसको किसने लूट लिया? जाटों ने। जाटों लूट लिया। तो जाटों ने जब लूट लिया तो सोना का गेट था उसको छीन लिया और मार धार के भगा दिया उसको। किसको? मोहम्मद गजनबी को, उसके सारे सैनिक को। तो फिर आगे चला गया कहाँ? अफगानिस्तान चला गया। उस साथ में जो लिया हुआ था उधर के फिर आवेगा कौन? मोहम्मद गजनी। किस लिए आवेगा जानते हैं? क्योंकि जाटों को हराने के लिए आवेगा, क्योंकि इसको लूटा कौन? जाटो। अब मारबो किया तो अब वो खुद इस सामान रख के आवेगा मोहम्मद गजनी से। उसके बाद फिर 1027 में फिर भिड़ जाता है जाट और मोहम्मद गजनबी के बीच में, फिर युद्ध पूरा होता है। उसके बाद 1030 में मोहम्मद गजनबी के मृत्यु हो जाता है। तो इसका चर्चा बस यही है, किस तरह से सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया। अब कुछ भी पूछेगा तो छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा सोमनाथ मंदिर में किनका प्रतिमा है? शिव का, शंकर भगवान का। क्वेश्चन पूछेगा जाटों ने, यानी कि जाटों ने किसको लूट लिया? मोहम्मद गजनी को लूट लिया। और देखने का मंदिर है, बहुत अच्छा, एकदम सराहनीय है, ठीक है, लगता है कि हाँ। तो क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है कि मोहम्मद गजनबी का अंतिम युद्ध किसके विरुद्ध हुआ? जाटों के विरुद्ध। अभी बतलाइएगा, नहीं बताइएगा कि इसको लूटा था ना, तो फिर धर के आया था ना 1027 में, फिर जाटों से हो जाता है युद्ध। राकेश जी सोमनाथ मंदिर गए हैं, कैसा था? और जगह का नाम बताइए। पोरबंदर से 100 किलोमीटर वहाँ उसका दूरी है। जो एक ट्रेन चलती है, एक सोमनाथ, सुबह में 6 बजे पोरबंदर टू सोमनाथ। तो हम गए, जाने के बाद बहुत हमको अच्छा लगा। समुद्र बगले में है और वैसे भगवान का बड़ा सा मंदिर है। अच्छा। इस तरह के, हाँ, गए भगवान से दर्शन किए। तो कोई भी जाएंगे तो दर्शन करेंगे। दर्शन की बहुत अच्छा लगा, बहुत हाँ, अच्छा लगा। मतलब गिने बदलो कि नहीं, मतलब ये सब जगह जो है देखने का मंदिर, अच्छा, देखना चाहिए, यानी कि चलना चाहिए। चलना चाहिए। हमारा भी मनोकामना पूरा हो तो जाएंगे। चलिए, कोई चीज का नहीं, मतलब हमारा दिल मतलब लगे कि नहीं वहाँ चल जाए, ये नहीं कि हमारा नौकरी लगे तब जाए, ये बात नहीं। हम तो 2 बार गए भगवान से। तैयारी कीजिए, हर हाल में लगेगा, ठीक है ना? तैयारी बिल्कुल हर हाल करना जरूरी है, क्योंकि जॉब लेना अनिवार्य है। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर हम मोहम्मद गजनबी भी खत्म किए, पहला मोहम्मद बिन कासिम भी खत्म किए, मोहम्मद गजनबी भी खत्म किए। अब मोहम्मद गौरी आएगा, थोड़ा सा उसको भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जो होमवर्क है मोहम्मद गौरी के बारे में उसको हम पूछेंगे। उसके बाद हम फिर तेजी में थोड़ा सा जो होमवर्क आगे दिया हुआ है तेजी में, अभी फर्स्ट डे है इसलिए थोड़ा सा टाइम टेबल पता नहीं चल रहा है। तो अब हम मोहम्मद गौरी की बात करते हैं, मोहम्मद गौरी से पूछते हैं जी। तो मोहम्मद गौरी से पूछेंगे, अच्छा ये क्वेश्चन छूट गया था ना जी, यानी कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक यही मोहम्मद गजनी था। कौन था? मोहम्मद गजनी ही था। हाँ, अब क्वेश्चन बोलना है जी कि अल-बरूनी, फिरदौसी, उतवी और फरूकी किसके दरबार में रहते थे? मोहम्मद गजनी। क्वेश्चन कई बार पूछा, अल-बरूनी, फिरदौसी, उतवी और फरूकी किसके दरबार में रहते थे? गजनबी, मोहम्मद गजनबी। ये सब जरूर याद रखिएगा। अब मोहम्मद गौरी आ गया। मोहम्मद गौरी के बारे में हम पूछते हैं।
मोहम्मद गौरी गजनी के अधीन। आपको ये बोलना है कि 1173 ईस्वी में गौर का शासक जो बना था, कौन बना था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। गौर भी पड़ता है अफगानिस्तान में। गौर कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। गजनी के। और बोलना है कि भारत का यानी कि भारत पर पहला आक्रमण 1175 में गौरी का किसके विरुद्ध हुआ था? मुल्तान के विरुद्ध। मुल्तान के विरुद्ध। और 1178 में अहिलवाड़ा में युद्ध हुआ था, जो गुजरात में पड़ता है, जिसमें यानी कि मूल राजदूतीय या भीम द्वितीय से पहली बार मोहम्मद गौरी हार गया था। मोहम्मद गौरी हार गया था। किन्हीं को ऐसा भी लगता है कि मोहम्मद गौरी लेडीज है, जेंट्स है। हाँ, याद रखिएगा। कोई बोल रहे थे कि लेडीज, नहीं याद रखिएगा। ऐसु गौरी जी हखिन जे शंकर भगवान। अच्छा आगे ध्यान दीजिए। चलिए अब क्वेश्चन बोलना है जी कि गुजरात पर हुआ, यह शासक भीम द्वितीय गौरी को पूरी तरह से क्या किया? तो इसमें तो ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं। फिर पूछेगा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191। किसके बीच था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पहला जो हुआ मोहम्मद गौरी हार गया और पृथ्वीराज चौहान जीत गया। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। और याद रखिएगा तराइन है ना, जो हरियाणा में पड़ता है। तराइन हरियाणा में पड़ता है। पृथ्वीराज चौहान हार गए। दूसरा में मोहम्मद बोलना है, मैं कहाँ गया जी? दूसरा में मोहम्मद गौरी क्या हुआ? मोहम्मद गौरी जीत गए, पृथ्वीराज चौहान हार गए। उसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें चंदावर का युद्ध में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया, जयचंद हार गया। बस इसमें तो इतना ही दिया हुआ है। तो क्वेश्चन और पूछते हैं। फिर मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 में कर दिया गया। ठीक है, 1206। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें होमवर्क था इतना ही था। उसके बाद अगला दिन संतलत काल चलेगा। ठीक है ना, गुलाम वंश। आज का जो होमवर्क यही था, ठीक है ना। कल का होमवर्क ये वाला रहेगा और इसमें होमवर्क था वो। तो हम थोड़ा सा डिस्कशन मोहम्मद गौरी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो मोहम्मद गौरी के बारे में बात करते हैं। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी का भी बात वही है। अच्छा बैठल थोड़ा सा पैर अथी कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना। नहीं जी, अभी शादी नहीं हुआ है। आपको शादी दिख रहा है जी। चला इन्हें ध्यान दीजिए। सबसे पहले मेहनत, जितना भी लड़का आजकल पहला जॉब लीजिए, सब चीज पूरा हो जाएगा। जॉब का इंतजार कीजिए। चलिए मेहनत कीजिएगा, जब होना ही अनिवार्य है। मेहनत किस लिए कर रहे हैं? शादी के लिए जी। पहले मेहनत और उसके बाद चलिए अब रह दीजिए, ज्यादा नहीं कीजिए। सोच रहे हैं कि नहीं मेहनत अच्छा करेंगे तो जरिए अच्छा घर घराना। अरे बस घर घराना मतलब घर द्वार। पढ़ाई एक ऐसा चीज है कि पढ़ाई करने से सब कुछ मिल जाएगा, कोई काम देने वाले नहीं खुद। चलिए आप ध्यान दीजिएगा। समझ ही रहे हैं और सब समझ रहे हैं। ठीक है। कुछ और बोलना है? और क्या बोले? और सारे स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो शादी ब्याह के लिए आप पढ़ रहे हैं, नहीं गलत संदेश है। अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए आप लोग समझ ही रहे हो किस लिए पढ़ा जाता है, तो आप लोग को समझाने तो जरूरत नहीं है। चलिए इसलिए ये सब कोई दिक्कत नहीं, होते रहेगा, थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। ठीक है, देखिए हम तो एक हम तो पढ़ रहे हैं, तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि बस और कुछ नहीं बोले। चलिए स्टार्ट कीजिए, टाइम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 2 नंबर पर चालू कर दो ताकि आवाज इसमें नहीं जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी को बताने से पहले हम पहले क्या डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद तेजी में थोड़ा सा करेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब तक आप डिटेल से नहीं जानिएगा, सिर्फ रटिएगा तो आप सस्पेंशन जरूर रहेगा। इसलिए हम तो जरूर कहते हैं कि एक बार जरूर डिटेल से पढ़िए, ताकि आपको एग्जाम में कभी सस्पेंशन ना हो और कभी गलती ना मार के आए। इसलिए थोड़ा सा डिटेल जरूरी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को स्टार्ट करने से पहले मोहम्मद गौरी के बारे में भी चर्चित यानी कि कहानी है, हम इसको भी करेंगे।
चलिए, ये है मेरा प्यारा भारत। एरिया पाकिस्तान उस टाइम तो सेम ही था, यानी कि भारत में ही था, ठीक है ना। यहाँ पर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान इसलिए क्यों है, क्या है कि यह से शासन करेगा। मोहम्मद गौरी की बात करेंगे तो मोहम्मद गौरी गौर से शासन करता था। कहाँ से? गौर से। और गौर कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान गौर कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। गौर कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। तो मोहम्मद गौरी ने भारत में आके शासन नहीं किया है, मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान से भारत में शासन किया था। एक होता है ना कि भारत में आके, ये भारत में आया था नहीं, बल्कि गौरे से ही शासन ये चलाता था, ठीक है ना। थोड़ा सा गर्मी लग रहा है, थोड़ा सा बंद कर दियो, बंद कर दीजिए। थोड़ा सा फैन बंद कर दीजिए तो थोड़ा सा आवाज आएगा इसमें। चला ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद गौरी की बात करेंगे, मोहम्मद गौरी की बात करेंगे। लास्ट वाला, हाँ चला, लाइट वाला नहीं बंद कर दीजिएगा। चला ध्यान दीजिएगा, अब आ जाइए। मोहम्मद गौरी की बात करेंगे जी, तो मोहम्मद गौरी गौर से शासन करता था। गौर कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। गौर कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान। गौर अफगानिस्तान में पड़ता है। बैठिए, टेंशन नहीं लेना है, हम हंसी के साथ एकदम जनरल कंपटीशन की तैयारी कीजिए, लेकिन सीरियसली थोड़ा सा करना, ठीक है ना। तो मोहम्मद गौरी गौर से शासन करता था भारत में, और मोहम्मद गौरी कभी भारत में आके शासन नहीं किया, बल्कि गौरे से शासन किया, यानी कि अफगानिस्तान से ही शासन चलाता था। और मोहम्मद गौरी की बात करेंगे तो मोहम्मद गौरी सबसे पहले भारत में जो सिक्का चलाता था, भारत में जो सिक्का चलाता था उसमें लक्ष्मी का चित्र अंकित करता था। भारत में जो मोहम्मद गौरी सिक्का चलाता था उसमें किसका अंकित करता था? लक्ष्मी का चित्र अंकित करता था मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी लक्ष्मी का चित्र अंकित करता था, इसलिए चित्र अंकित करता था कि भारत की जनता को यह बताना चाहता था कि हम आपके प्रति नफरत नहीं फैलाना चाहते, हम भी आपके धर्म के प्रति हम भी संतुष्ट, यानी कि हाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए जबकि गौर में जो सिक्का चलता था उसमें लक्ष्मी का चित्र अंकित नहीं रहना चाहता था, यानी कि भारत वासियों को बेवकूफ समझता था, समझिए एक तरह से। यानी कि क्वेश्चन पूछता था कि मोहम्मद गौरी ने भारत में जो सिक्का चलाता था उसमें किसका चित्र है, क्वेश्चन पूछा हुआ, लक्ष्मी का याद रखेगा। यहाँ पर बात करते हैं, देखिए मोहम्मद गौरी का जो पहला आक्रमण 1175 में कहाँ हुआ था? मुल्तान में। कहाँ? मुल्तान में हुआ था। 1175 में कहाँ हुआ था? मुल्तान। क्वेश्चन पूछेगा मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कहाँ हुआ? मुल्तान में 1175 में। 1175 में हुआ। उसके बाद देखिए मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण अहिलवाड़, गुजरात के एरिया में पड़ता है, अहिलवाड़ 1178 में हुआ। 1178 में अहिलवाड़ के युद्ध में हुआ, है ना। उस समय 1178 में मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय मोहम्मद गौरी को बुरी तरीका से पराजित किया। क्वेश्चन पूछेगा मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया था? गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय इसको बुरी तरह से हराया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मोहम्मद गौरी एक क्षेत्र पड़ता है, क्या क्षेत्र पड़ता है? हाँ, मोहम्मद गौरी भटिंडा के रास्ता होते हुए यहाँ तराइन पहुंचा। तराइन हरियाणा में पड़ता है, तराइन हरियाणा। जब मोहम्मद गौरी 1178 में गुजरात के शासक भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय से जब पराजित हुआ तो भटिंडा के रास्ता, क्वेश्चन पूछेगा ना कि मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय हराया कौन युद्ध में? मोहम्मद गौरी अहिलवाड़ युद्ध में। तो ये पाटन यानी कि मोहम्मद गौरी कहाँ चलाया? हरियाणा के तराइन क्षेत्र में। अब देखिए यहाँ पर शासन चल रहा है अभी किसका? पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान का शासन है केंद्र में, यानी कि दिल्ली में, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ के शासक कौन है? पृथ्वीराज चौहान। अब जब मोहम्मद गौरी हरियाणा यानी कि तराइन के क्षेत्र में पहुंचा तो इसका भिड़ंत
पृथ्वीराज चौहान से हो जाता है। किससे हो जाता है? पृथ्वीराज चौहान। यहाँ ध्यान दीजिए। उसके बाद बात करते हैं जी कि देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश में कन्नौज पड़ता है, ठीक। अब यहाँ पर शासन पृथ्वीराज चौहान, यहाँ पर गौरी कहाँ हरियाणा क्षेत्र राइन दने गया है, ठीक है। और यहाँ के क्षेत्र कन्नौज में किसका शासन है? जयचंद का है। किसका शासन है कन्नौज में? कन्नौज में जयचंद का है। जयचंद का है। कहानी सुनिए ना, बहुत मजा आएगा। अब क्वेश्चन कभी नहीं सस्पिशन होगा एग्जाम में। सबसे पहले देखिए गौरी का भिड़ंत किसके साथ हुआ? पृथ्वीराज चौहान से होता है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हो जाता है। लेकिन युद्ध करवाने से पहले हम इसके बारे में भी चर्चा करते हैं, ये दोनों के शासक के बारे में। ये दोनों शासक भारतीय शासक है, हिंदुशाही शासक है। पृथ्वीराज चौहान जयचंद में नहीं बनता था। क्या होता था? नहीं बनता था। जयचंद भी चाहता था कि हम दिल्ली में शासन करें और पृथ्वीराज चौहान तो दिल्ली में शासन कर रहा है, इसलिए दोनों के बीच बनता भी नहीं था। और एक मैटर और था क्या कि जयचंद का बेटी संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान प्यार करता था। क्या करता था? प्यार करता था पृथ्वीराज चौहान जयचंद की पुत्री से, ठीक है ना, जयचंद की पुत्री संयोगिता से। लेकिन हुआ क्या, जयचंद कभी नहीं चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान को हम दामाद बनावे, यानी कि अपनी पुत्री की शादी पृथ्वीराज चौहान से करें, क्योंकि दोनों में बनता नहीं था। हुआ क्या जी, देखिए 1191 की बात है। 1191 की बात है। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हो जाता है। मोहम्मद गौरी के बीच हो जाता है, जिसके कारण उसी टाइम में कुछ संदेश इसको आ जाता है। कुछ संदेश आ जाता है पृथ्वीराज चौहान को कि जयचंद की पुत्री को कहीं और शादी करवाना चाह रहा है, यानी कि ठीक है ना। उसी टाइम इसको सूचना आ जाता है। तब पृथ्वीराज चौहान 1191 में क्या करता है, जल्दी जल्दी किससे, यानी कि मोहम्मद गौरी से युद्ध लड़ा और जीत लिया। उसी टाइम इसको क्या सूचना आ जाता है कि इसका पुत्री का शादी और कहीं यानी कि करवाना चाह रहा है, यानी कि ठीक है ना। तो उसी समय 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी से युद्ध हो जाता है। तो जल्दी युद्ध लड़ा और पृथ्वीराज चौहान जीत गया। मोहम्मद गौरी को क्या कर दिया? हरा दिया। मोहम्मद गौरी को हरा दिया। तो प्रथम युद्ध में तो मोहम्मद गौरी को हरा दिया। मोहम्मद गौरी हार के फिर चलाया अफगानिस्तान, गौर चलाया, ठीक। तो ये अपना ही सोचा कि क्या क्या चीज हमको कमजोरी रह गया, ये अपना मजबूत करने लगा। अभी जब पृथ्वीराज चौहान जीत गया ना, तो इसका दुश्मन तो ही है ना, जयचंद। तो जब ये जीत गया तो ये अपने पूरा सैनिक के साथ इसके घर पर अटैक कर दिया और इसके पुत्री पर मड़वे पर जैसे वहाँ शादी अभी शादी नहीं हो रहा था, यानी कि उसका बातें चल रहा था, ठीक है ना। तो इसका पूरा सैनिक अब कहाँ चलाया, यानी कि यहाँ पर चलाया, जयचंद के पास चलाया और इसकी पुत्री को पकड़ के यानी कि शादी रचा लिया। कौन? पृथ्वीराज चौहान। उसी टाइम इसको और इसको में बात होने लगा, यानी कि जयचंद और मोहम्मद गौरी में बोला इसका पूरा खोली बता दिया, इसका पूरा पोल यानी कि पोल बता दिया कि इस तरह से अटैक कीजिएगा तो ये हार जाएगा, है ना। अब बात हुआ ये मोहम्मद गौरी तो हार के यहाँ चलाया, अपना सैनिक मजबूत कर रहा है और इसके साथ दे रहा है भारत के शासक जयचंद, किसको? मोहम्मद गौरी को, कि आप इसको हराइए। बात होता है 1192 में फिर तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी अपनी पूरा सैनिक के साथ आ जाता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान शादी में फंसा रहता है, जिसके कारण अपना सैनिक को मजबूत नहीं कर लेता है। लेकिन यही बीच लड़ाई हो जाता है। जब लड़ाई हो जाता है तो ये तो मजबूत नहीं किया हुआ है जी, तो मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। पहला में तो शादी के मैटर था, तो जखने जीत गया पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी को हरा दिया। अभी यहाँ पर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही पहुंचा तो इसको पता नहीं था कि हमको फिर अटैक करेगा। फिर आ गया 1192 में, तो अभी मोहम्मद गौरी इसको हरा दिया, पृथ्वीराज चौहान को। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हुआ क्या, देखिए पृथ्वीराज चौहान हार गया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन पूछेगा कि तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, फिर दूसरा बार अपना केंद्रित कर दिया था शादी ब्याह करने में, है ना, यानी कि जयचंद के पर अटैक किया था। तो उसी टाइम 1192 में फिर क्या किया, दूसरा लड़ाई लड़ गई मजबूत होके, तब यानी कि मोहम्मद गौरी अभी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गया, दूसरा हार गया। अब क्या करेगा कि आप देखिए मोहम्मद गौरी ये भी, इसका मेन उद्देश्य धन को लूटना नहीं था, इसको मोहम्मद गौरी का मेन उद्देश्य था अपने साम्राज्य में पूरा मिलाना था, तो यहाँ तक जीत लिया। अब मोहम्मद गौरी ये जब साथ दिया था ना इसको, अब इसी और इसी के बीच युद्ध हो जाता है 1194 में, 1194 में चंदावर का युद्ध, 1194 में चंदावर का युद्ध हो जाता है, जिसके कारण मोहम्मद गौरी ने जब इसका बुद्धि बता दिया, इसको बता दिया कि क्या कमजोरी है, तो फिर इसको बारे में तो ये खुद जान गया, है कि नहीं। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी 1194 में चंदावर के युद्ध में हरा दिया। इसीलिए बोलता है कभी भी नहीं सुनिएगा कि जयचंद बनते हैं आप, यानी कि आप दूसरा को अपना पोल बता देते हैं, उसके बाद इसको भी हरा दिया, इस तरह से है ना। तो इस तरह से आप मोहम्मद गौरी के बारे में आप जो होमवर्क है हम आगे करते हैं। चलिए अब हम पैर आप थोड़ा सा अति कर सकते हैं, काहे कि देखिए बैठा थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा ठीक है, गरम है तो है जल्दी बात, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर ऐसे करते हैं। अब दूसरा में लाइए यूरोटेरिया 5000 प्लस, इसका हम जो होमवर्क दिया हुआ है इसका हम डिस्कशन करेंगे। अब बात बताते हैं, होमवर्क जो डाला जाता है आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में डाला जाता है। यदि आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप उसमें ज्वाइन होके आप उसका होमवर्क आदि कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, चलो मैं किधर है जी, चलो अभी सबके तो याद है तभी नहीं पढ़ा है, चला ध्यान दें। अब क्वेश्चन हम पूछ ले जाते हैं, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया? 1600। बिल्कुल सही, 31 दिसंबर 1600। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में कौन नहीं शामिल है? 3 व्यक्ति शामिल है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल शामिल थे, नहीं शामिल थे। ऑप्शन नंबर गोविंद रानाडे इसमें शामिल नहीं थे। उसके बाद हम पूछते हैं 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके यानी कि उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो इसमें हुआ था क्या कि कांग्रेस द्वारा मुस्लिम के प्रति संतुष्टिकरण की नीति आरंभ हो गया था। देखिए इसका हम ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि होमवर्क इसको 50 क्वेश्चन ही पूछना है, करेंगे धीरे धीरे हम इसका डिस्कशन भी करेंगे, फिर स्पीडी भी करेंगे, पूछना है, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, टोटल चीज चलेगा, साइंस भी चलेगा, आर्ट्स भी चलेगा, करंट अफेयर चलेगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हम आप बात क्वेश्चन पूछते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड लिंथगो। लॉर्ड लिंथगो के शासन काल में हुआ था। लॉर्ड लिंथगो की बात करेंगे तो इसका शासन काल कब से कब था? 36 से 43 तक था, ठीक है ना, 36 से 43 तक था, 1936 से 1943 तक था। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था क्या था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। बिल्कुल सही, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। साइमन कमीशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही है जो हम बताते हैं, इनमें केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले यानी कि पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी से टिकट? लेबर पार्टी के। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, लेबर पार्टी के, लिबरल पार्टी के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किसके समय में हुआ? किसके समय में हुआ था? बिल्कुल सही, स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। एहोल अभिलेख का कसम यानी कि एहोल अभिलेख का समय किस शासक से? उल्के सिंह द्वितीय से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से? उनको उपनिषद, बिल्कुल सही।
उसके बाद बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि महावस्तु महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्तांत इसका संबंध किससे? महायान। महायान से, बिल्कुल सही। हीन आयन और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद बोलना है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इबादतखाना। हाँ, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन, देखिए अकबर के जो पूजा घर था उसी को इबादत खाना बोला जाता है। इसका जो स्थापना किया था अकबर, कब किया था? अकबर जो इसका स्थापना किया था 1575 में। और इसमें सभी अकबर एक ऐसा शासक था ना जो सभी धर्म का संबोधित करता था, ठीक है, समान व्यवहार देखता था। तो यानी कि 1578 में सभी धर्मों के लिए आने के लिए भी प्रेरित किया था, लेकिन इबादत खाना की स्थापना 1575 में ही किया था, ठीक है। आगे बोलना है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन का? अकबर के, बिल्कुल सही। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बोलना यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है, बिल्कुल गलत है। इसकी संख्या 180 होता है, बिल्कुल गलत है। 360 होता है ना। उसके बाद देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल गलत है। सही क्या है? देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। कहाँ सर्वाधिक दूरी होगा? विषुवत रेखा पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ी का सही अनुक्रम। तो इसमें हम आंसर बता देते हैं कि सबसे पहले नाला मलाई हो जाएगा, नाला मलाई हो जाएगा। ये एरिया जानते हैं आंध्र प्रदेश के एरिया में पड़ेगा नला मलाई, ठीक है ना। उसके बाद जवादी के पहाड़ी आएगा, उसके बाद नीलगिरी के पहाड़ी, उसके बाद अन्नामलाई। तो याद रखना है पहले आ जाएगा नला मलाई, जवादी के पहाड़ी, उसके बाद नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम दूसरा सेट कल जरूर होमवर्क देंगे लेकिन जब हमको कुछ टाइम मिलेगा ना तो हम फर्स्ट सेट का भी क्वेश्चन कुछ रिवाइज करेंगे, ताकि अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं, अब पीछे भूतला रहे हैं तो दिक्कत है ना। हम कहेंगे कि देखिए जी पृथ्वीराज चौहान यानी कि तराइन के कैमा युद्ध में हारा, दूसरा युद्ध में बार बार पूछ देंगे। ऐसे भी कहानी, ऐसे भी देखिए वीडियो अपलोड रहेगा, मन रहेगा एक बार 2 के स्पीड में देख लीजिएगा, फिर रिवाइज हो जाएगा। यानी कि हर हाल में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो हम आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? जी कोसी नदी। कोसी नदी इतना मार्ग यानी कि मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, इसलिए बिहार का शोक के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को जाना जाता है, बिहार का शोक कोसी नदी को जाना जाता है। और बंगाल का शोक दामोदर नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मृदा के प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनवर हो जाती है? कौन मिट्टी? लेटेराइट। और लेटेराइट मिट्टी में किसकी खेती होता है? चाय की खेती। किसका खेती? चाय की खेती। काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। कपास की खेती। और काली मिट्टी जो होता है इसमें कपास की खेती होता है। और इसका जो एरिया जो विस्तृत है यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में काली मिट्टी का क्षेत्र विस्तृत है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश के संबंध में कौन कथन सही है? तो हम देखिए बताते हैं कौन सही है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है तो सही है। यह एक कण प्राकृतिक है, ये भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही है, यानी कि उपयोग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बायोगैस निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन प्रक्रिया। किण्वन प्रक्रिया। और बायोगैस में कौन गैस होगा? बायोगैस में मीथेन हो जाएगा। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? परमाणु का आकार में बढ़ेगा। यानी कि ऊपर से तो परमाणु के आकार में क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन बाएं से दाएं जाएगा तो घटेगा, बाएं से दाएं जाएगा तो घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का विसरण के क्या कारण है? धूलकण के कारण। क्या कारण है? धूलकण। तो इसका ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ज्यादा वीडियो बड़ा ना हो, फिर धीरे धीरे हम करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है। किसी भी यौगिक का जब ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा हमेशा 0 ही निकलेगा। और ऑक्सीकरण संख्या भी निकालने के लिए बता देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? M L/T/1 1 T/2
m n इनवर्स 1 T इनवर्स 2 होता है। उसके बाद जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? कोयला कोयला है। ऑप्शन के अनुसार से जैव सेल जैव क्या? सेल क्या है? तो यहाँ ये पर कोयला कोयला है। है। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यास्थ का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? सेरेब्रम। 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 मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता सेरेब्रम है, होता है। जो मस्तिष्क का दो तिहाई भाग, जो होता है सिर्फ अगर मस्तिष्क जो होता है ना, ये 2/3 होता है, लगभग परसेंटेज में लीजिएगा तो 66% के लगभग होता है। ठीक है, तो यद्यास्थ का संबंध मस्तिष्क के सेरेब्रम से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीवाश्म पंछी का नाम बताइए जो पंछी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसा अन्य विशेषता होता है। यानी कि आर्कियोपटेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन है। अब दूसरा में कौन हो जाएगा? दूसरा में कार्बन हो जाएगा। दूसरा में कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? परिपथ में किन्हीं दो बिंदु के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग? वोल्टमीटर। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपातकाल के समय यानी कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन करने यानी कि कौन कर सकता है? राष्ट्रपति करेगा। निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का, भारत का राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में? 52। इसका चुनाव 54। ऐसे देखिए, इसका जब वर्णन कीजिएगा ना तो 52 से 61 तक जाइएगा रेगुलर, लेकिन ज्यादा भी करेंगे तो ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा भी शॉर्ट में चलते हैं, फिर धीरे धीरे करेंगे। और राष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद में लेता है? 60 में। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में? 60 में। और राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में। फिर दोबारा मत यानी कि खड़ा होगा, फिर इसका प्रक्रिया सब के बारे में वर्णन, लेकिन उतना अभी करेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है? प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष? प्रकलन समिति के प्रकलन समिति में टोटल 30 सदस्य होता है, वो भी लोकसभा से सभी होता है। प्रकलन समिति में कितने सदस्य होता है? 30। क्वेश्चन पूछेगा प्रकलन समिति में कितने सदस्य? 30। और किससे होता है? लोकसभा से। टोटल लोकसभा से होता है। लेकिन इसका पूछ रहा है कार्यकाल कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। निम्नलिखित, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में किसके अनुमोदन से भारत के संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? भारत की संसद निधि से। भारत के संसद निधि से। देखिएगा, कहने का मतलब हुआ कि भारत के संचित निधि से पैसा आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, जब तक कि संसद का अनुमोदन हो तब पैसा निकाल सकते हैं। देखिए, राष्ट्रपति चाहेगा जब चाहेगा तब यहाँ से नहीं निकाल सकता है, भारत के संचित निधि से नहीं निकाल सकता। इसके लिए जब डायरेक्ट राष्ट्रपति को डायरेक्ट पैसा की जरूरत है, किसी तरह का पेंडेमिक आ गया, कुछ भी आ गया, तो आकस्मिक निधि से निकाल सकता है और संचित निधि से नहीं निकाल सकेगा। निकालेगा तो टाइम लग जाएगा, संसद के द्वारा बहुत सारा प्रक्रिया उसके द्वारा करेगा तो निकलेगा। लेकिन उसको तत्काल चाहिए तो किससे निकाले? उसके लिए कौन सा फंड बनाया गया है? आकस्मिक निधि। और संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में? 166 में है, जबकि आकस्मिक निधि का वर्णन अनुच्छेद 167। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान में विधि के समता किस देश के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से। विधि के समता ब्रिटेन के संविधान से। संविधान संशोधन किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। हाँ, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन मौलिक अधिकार अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? भाग 20। भाग 20। संशोधन की बात करेगा तो भाग 20। अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 भाग 20। संविधान संशोधन की बात कहेगा भाग 20, लेकिन अनुच्छेद 368। उसके बाद बोलना है कि अब मिलान करना है। भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची, भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। उसके बाद दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं, हाँ 10वीं अनुसूची 1985 में हुआ था, ठीक है ना। 10वीं अनुसूची दल यानी कि दल बदल अधिनियम जो पारित हुआ था 1985 में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद बोलना है जी कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 11वीं अनुसूची 73वां 11वीं। उसके बाद है कि भूमि सुधार अधिग्रहण नियम 9वीं, भूमि वाला 9वीं में। एक बार फिर से, भाषा का उल्लेख 8वीं, दल बदल 10वीं, 10 दल बदल 10 से 10वीं,
73वां संविधान संशोधन 11वीं। लेकिन भूमि सुधार नवमी भूमि सुधार नवमी ए छोटू एकाबू बोलो ने मोटिवेशन वो शायरी बोलो सुनाओ तो। तो जरिए आके छोटू। थोड़ा सा इधर आके बोलो तो। चलिए देखिए गौरव एक छोटा साहब का बच्चा है। चेला इधर फेस करके एक छोटा बच्चा मोटिवेशन कोड बोलेगा। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। और एक बात चेहरा और दिखा सुनाओ। कर बोलो ना। उधर रख के मैं बोलो। पकड़ के उधर बोलो। देखो उधर। मैं तेरी पसीने के हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, तेरा शेर से नहीं पूरा करके दिखलाऊंगा। एक और सुना दो। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी हो। अब आगे स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगा। नाम ऊंचा कर रहा है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है जी कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इसका सही आंसर लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले हो जाएगा। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले के। तो बोलना है नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्न में से कौन सी औषधि यानी कि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? गुलाबी क्रांति हो जाएगा। अब कुछ क्रांति की बात करेंगे तो गोल क्रांति, आलू से, लाल क्रांति, मीट मांस से, मांस और टमाटर, मांस और मांस टमाटर। और लाल ऐसे भी रहता है। हाँ। हाँ, रजत क्रांति अंडा अंडा से, से। रजत क्रांति अंडा से। बादामी क्रांति मसाला से, मसाला से। बादामी क्रांति मसाला से, बादामी क्रांति मसाला से। नीली क्रांति मत्स्य मत्स्य, नीली क्रांति पीली क्रांति तिलहन से, पीली क्रांति तिलहन से, पीली क्रांति श्वेत हरित क्रांति, दूध से, दूध से। और श्वेत क्रांति दूध से, हरित क्रांति खदान से। खदान से। तो इस तरह से बहुत सारा क्रांति हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात भारत में हरित क्रांति कब आया था? 1967-68 में आया था, जिसमें आशातीत वृद्धि हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरा हरित क्रांति कब आया था? 1983 में शायद आया था। पहला दूसरा? 1967, हाँ 1983 में आया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाँ 83 में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी? कह रहा है निम्नलिखित में कौन दो संस्थाओं को वेटन वुड का जुड़वा नाम से जाना जाता है? तो कौन कौन? विश्व विश्व बैंक बैंक और आईएमएफ। IMF आईएमएफ और विश्व बैंक को वेटन वुड का जुड़वा कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि दो संस्थाओं को वेटन वुड का जुड़वा नाम से जाना जाता है। किसको किसको? विश्व विश्व बैंक बैंक और और IMF। आईएमएफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कह रहा है किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1949 में। आरबीआई का गठन जो हुआ था यंग हिल्टन कमीशन। यंग हिल्टन कमीशन। आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम से 1934 के एक्ट के द्वारा 1935 में हुआ था। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था। आरबीआई की बात करेंगे तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक, यानी कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई का। आरबीआई को बोला जाता है। और देखिए भारत में सबसे पहली बार 14 बड़े बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था। हाँ तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। बिल्कुल सही बोल रहा है। और 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में। 14 बड़े बैंक का बोलेगा ना राष्ट्रीय मर्ज करके 1969 और 6 बड़े बैंक का 1980 में। 1980 में 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, खराब हो गया। यानी कि याद रखना है 120 तक देखना कि सबसे पहले कितना बैंक था, उसके बाद कितना बैंक को मर्ज किया, उसके बाद कितना राष्ट्रीयकृत कितना बैंक है? तो अभी वर्तमान में होगा राष्ट्रीयकृत बैंक शायद 12। रुक जाइए तो राष्ट्रीयकृत बैंक कंफर्म देखना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन का ध्यान में है लेकिन देखना पड़ेगा। तो आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो किस वर्ष भारतीय, तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना है कि हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो बीडी सावरकर का। यानी कि हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? बीडी सावरकर का। सावरकर का है। भारत में आय कर है तो क्या है? तो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। भारत में आय कर है क्या है? प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है, ठीक है।
और कुचिपुड़ी किस राज्य का लोग आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। अंदर खाया कच्चा पूड़ी सही याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। कच्ची पूड़ी। ठीक है, जैसे भी याद रखिए। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस मलखम। मलखम, बिल्कुल मलखम। सही, मलखम। मलखम। और निफाक आंदोलन के प्रणेता कौन है? दद्दू दयाल। दद्दू दयाल। दयाल। निफाक आंदोलन के दद्दू दयाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना है कि द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? ग्रीक। बिल्कुल सही, ग्रीक चलाया था। वह समुद्री सीमा जहाँ पर तापमान तेजी से कम होता है उसे क्या कहिएगा? थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन। और बोलना है नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसल संबंधित है। बेसल मापदंड किससे संबंधित? बैंकिंग क्षेत्रों से। बैंकिंग क्षेत्रों से, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नाल्ड टैयम्बी। ठीक है, अर्नाल्ड टैयम्बी। बिल्कुल सही। तो हम ये 50 क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर लिए। कुछ क्वेश्चन जो दिया हुआ स्मरणीय तथ्य, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद हम स्पीडी चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलना है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी से। भारत में प्रथम यानी कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। नहीं, मेहरगढ़ मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से याद रखना है। यानी कि सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जो प्रमाण मिलता है ना, मेहरगढ़। कहाँ से? मेहरगढ़। नहरगढ़ नहीं बोल रहे, मेहरगढ़। यानी कि मेहरगढ़। ठीक, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य बोलेगा ना तो नर्मदा घाटी से बोल देना। लेकिन कहेगा कि सर्वप्रथम प्राचीनतम क्या देख रहे मेहरगढ़। हैं जी? सही बोल रहे हो। अच्छा, मच्छर के देख रहे थे। नहीं जी, पानिया देख रहे हैं कि खाली हो रहा है। पीजिए, चलिए, आराम से पढ़िए। नहीं पीजिए ना, पीजिए, हम जब तक खत्म नहीं बने पियेंगे अभी। चलिए ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मेहरगढ़। सही है। एक ही कर्व से 3 मानव कंकाल का अवशेष मिले। कहाँ से? दमदमा से। दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्तवास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? बोर्ज होम से। बोर्ज होम से। गर्तवास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? बुर्ज होम से। कहाँ से? बुर्ज होम से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा। जूता हुआ खेत का कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ी। कुछ होता है काली काली चूड़ी। चूड़ी। अब कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ी। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान। तो अग्नि कुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? कालीबंगा। कालीबंगा। ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसलिए याद रखिएगा। और दरोगा हो इस सब में तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, आप लगन के साथ मेहनत कीजिए, हर हाल में रिजल्ट होगा। ठीक है, अब की बार डबल स्टार, जय आरएसएस, जय बिहार। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए। मेरा तो मेन मकसद है दरोगा ही बनना, काहे कि 2 बार हम पता है कि हम छट चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग मन करो दरोगा बनियो। और छठे हैं एग्जाम में नहीं पता। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फिजिकल में छठे हैं, तो अभी देखिए कितना जल्दी आता है। अब की बार डबल स्टार लेके रहना है। और जो हम करा रहे हैं डिस्कशन, किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा, किसी भी एग्जाम के लिए एक तरह से रामबाण साबित होगा। ठीक है ना। अबरी बार रेलवे पार। अच्छा ठीक है, अबरी बार ठीक है ना। चलिए अब पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है जी? कालीबंगा से। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना है कालीबंगा से प्राप्त हुआ, तो हो गया, यहाँ तक पूछ रही है ना। अब बोलना है नक्शेदार जो ईंटों का प्रयोग का जो साक्ष्य हुआ प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? बिल्कुल गलत, कालीबंगा से। कालीबंगा से। ससुराल कैसे कीजिए, ध्यान दीजिए। ठीक है ना, गलत नहीं बोलना है, ताकि देखिए गलत बोलने से याद रह जाता है। ठीक है ना। हमको अच्छा, नाचते नाचते मतलब पैर काला हो गया था। अच्छा, नक्शेदार ईंटों का प्रयोग यानी कि कालीबंगा से। ठीक। नर्तकी के काश मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। यानी कि नर्तकी का जो काश मूर्ति साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबों को दफनाने के प्रथा प्रचलन था? हड़प्पा से।
यानी कि दफनाया जाएगा कहाँ? हड़प्पा में। लास्ट में आ रहा है पा, हड़प्पा, पा, पक्का कर पार दीजिए, दीजिए। पक्का कर दीजिए, है ना? पक्का कर यानी कि सब जो दफनाया जाता था हड़प्पा में दफनाया जाता था, ठीक है ना? और सबों को जलाया जाता था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में सब मैंने तो जान ही रहे हैं, सब मतलब लहास है नहीं, यानी कि सब जान रहे हैं। यानी कि हड़प्पा में उसको दफनाया जाता था, यानी कि पक्का कर देता था, हड़प्पा पक्का, यानी कि दफनाया जाता था। लेकिन मोहनजोदड़ो में जलाया जाता। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कि 3 मुखों वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से हुआ है। मिट्टी के द्वारा निर्मित हल्का साज कहाँ से मिला है? बनवाली से। बनवाली से। बनवाली से। बनवाली से। बनवाली। बनवाली से। उन्नत जल प्रबंधन का साज कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। ये भी यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उन्नत जल प्रबंधन का साज कहाँ से प्राप्त हुआ? धौलावीरा। धौलावीरा से। और शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? धौलावीरा से। धौलावीरा गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना? इसको किसमें शामिल किया गया था? यूनेस्को के साइट में शामिल किया गया था। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों से विभक्त है, कौन? धौलावीरा। 3 भाग में विभक्त है, ठीक है ना? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वैसा हड़प्पा कालीन स्थल बताइए जो 3 भाग में विभक्त है। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, बिल्कुल सही। कृषि का प्रथम साज कहाँ से? मेहरगढ़। कृषि का प्रथम साज मेहरगढ़। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन भी प्रमाण मिला है मेहरगढ़ मेहरगढ़ से। उसके बाद बोलना है चावल के प्राचीनतम साज कोल्डिवा से। चावल के प्राचीनतम साज कोल्डिवा से। आग का आविष्कार किस काल में? पूरा पसान का। यानी कि देखिएगा, हाँ। यानी कि टोटल सिर्फ आग के बोलेगा ना तो पूर्व पाषाण काल। आप कुछ के भी बोले ना पाषाण काल, लगभग सही जाएगा। तो आग का आविष्कार जो हुआ था पूर्व पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार कब? नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। और मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज कौन था? जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा। उसके बाद राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल। सिंधु सभ्यता के 2 बंदरगाह प्रमुख था, लोथल और सुदकोटा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिगट ने। तो हम फर्स्ट सेट स्टार्ट किए और इसको हम समाप्त भी कर दिए। अगला जो होमवर्क रहेगा यानी कि प्रैक्टिस सेट 2 जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा। और ध्यान दीजिएगा यूटेरिया का जो 5000 प्लस क्वेश्चन है इसका हम दूसरा सेट देंगे। और ल्यूसेंट का भी हम देंगे, जो आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में हम भेज देंगे। यदि ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं और उसमें होमवर्क आप याद कीजिएगा। और 1-2 दिन हम वीडियो अपलोड करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट आप लाइव देख सकते हैं 6 से 7:30 या 7:45 के बीच शाम में। तो अब इसका होमवर्क हो गया। अब लाइए स्पीडी का हम जो ऑब्जेक्टिव है 806 क्वेश्चन सभी स्टूडेंट से यानी कि पूछने पर बताएं कि ऑब्जेक्टिव कराइए, तो हम ऑब्जेक्टिव कराते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इधर कराएंगे क्या? तो ऑब्जेक्टिव में हम होमवर्क दिए थे जी, बोलिएगा। पैर आप इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है ना? नहीं जी, जब तक शादी नहीं तो जब तक नहीं करिए। आपको शादी पता नहीं कर लिए ना। ठीक है, इस वीडियो के ना आपके घर तक उनका शादी हो गया है इसलिए से बोल रहे हैं। चल ठीक है, इनका ससुराल तक भेजा देंगे। हाँ। ठीक है, अभी तो शादी जान रहे हैं, से सुंदर शादी वाले तो चला ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। ऐसे भी कहावत है ना, जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। चला बिल्कुल सही बोले नहीं, हैं। खाकर पछताना बढ़िया बात है। चलिए अब इन्हें ध्यान दीजिएगा। अब बोलना है करंट अफेयर जी, करंट अफेयर हम होमवर्क दिए थे, आधे तारीख किए होंगे एकदम। तो हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? युवराज सिंह। बिल्कुल सही, वही युवराज सिंह जो 6 बॉल में 6 छक्के मारे थे, ठीक है ना? इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में कौन भारतीय मूल के यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऋषि सुनक। ऋषि सुनक। इससे पहले बनी थी तीसरा महिला लिज ट्रस, तीसरी महिला वहां की बनी थी लिज ट्रस, लेकिन उसका सरकार गिर गया। उसके बाद ऋषि सुनक आए। हाल ही में यानी कि वोल्फ क्रिस्टर्सन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? स्वीडन के बने हैं। जिनको प्यास लगेगा आप पी सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है,
क्या कि देखिए यहाँ पर बैठा बैठा थोड़ा सा हो जाता है। चला ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी, पूछिए तो। करा हाल ही में जारी हुई हरूण इंडिया वर्ष 2022 में दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान मिला। किनको मिला? शिवनागर को। बिल्कुल सही। किनको मिला जी? शिवनागर। शिवनागर को। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मोबाइल को साइलेंट रखिए ताकि डिस्टर्बेंस किसी ना हो। का डिस्टर्बेंस ना हो। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा है जी? म्यांमार को। म्यांमार को। किसे जोड़ा है? म्यांमार को। पाकिस्तान को FATF से हटाया है और म्यांमार को जोड़ा जोड़ा है। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? अमन सहरावत। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। पुरुषों के यानी कि 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12वीं शीर्ष शतरंज खेलने वाले देश में किस देश को शामिल किया गया? भारत। अपना प्यारा देश भारत को। बोलना देखिए, हम क्वेश्चन को एक एक बार पूछ लेते हैं क्या कि होमवर्क ढेर सारा हो जाता है, ठीक है ना। और कोशिश करेंगे साइंस भी हम इसमें ऐड करें, टोटल चीज ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो इसरो के सबसे भारी रॉकेट LV-M3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है जी? 36। कितना? 36। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। बिल्कुल सही। हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? रोजर बिन्नी। देखिए करेंट है ना, बार बार रटना नहीं है, बार बार पूछाएगा ना बैठ जाएगा, ठीक है ना, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। न्यायमूर्ति, अब हम आगे होमवर्क पढ़ाएंगे ना तो पीछे भी हम रिवाइज करेंगे। तो बोलना है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? 50वें। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? एलिजाबेथ जोन्स को। ठीक है, एलिजाबेथ जोन्स को, यानी कि भारत के नए अमेरिकी राजदूत के रूप में एलिजाबेथ जोन्स। किस राज्य के यानी कि किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी कि आवास योजना शहरी पुरस्कार यानी कि PMAU पुरस्कार 2021 का यानी कि पहला स्थान प्राप्त किया? यूपी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला? करीम बेंजेमा को, यानी कि करीम बेंजेमा को। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को 2022 का बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला? तो करीम बेंजेमा को। क्वेश्चन भी आई है, कई बार पूछा है, ठीक है ना, करीम बेंजेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के द्वारा बस यानी कि चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है, कब तक? 2023। 3 कर दिया, यानी कि 2023। इसरो कब बना रहा है? 2023। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो कहाँ? मध्य प्रदेश। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश किया जाएगा। रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश जीता है ना, रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश जीता था। और किसको हराया था? मुंबई को। ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है। क्रिकेट से। अच्छा संतोष ट्रॉफी। अच्छा संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, रणजी क्रिकेट से, ठीक है ना, रणजी क्रिकेट से होता है मिस्टेक, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ग्लोबल मल्टी यानी कि बोलना है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल यानी कि पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग कौन देश में? भारत में, अपना देश में बहुत गरीबताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस राज्य ने वर्ष 2023 में दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा किया है? न्यूयॉर्क किया है, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? सौरभ गांगुली। बंधन बैंक के नए ब्रांड सौरभ गांगुली को उपनाम दादा। बिल्कुल सही। चला आगे चेंज कीजिएगा इसमें तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा।
सौरभ गांगुली को दादा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया 16 जाता है? अक्टूबर। अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इराक। इराक के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कार निर्माता कंपनी ने भारत के पहले फ्यूल फ्लेक्स इंजन का लॉन्च किया है? टोयोटा किया है। इसी तरह से होमवर्क आज कीजिएगा, बहुत अच्छा लग रहा है होमवर्क आज किए हुए हैं। तो हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? गुजरात में, गुजरात में पड़ता है। गुजरात। गुजरात में। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू किया है? अपना कौन पड़ोसी किया? झारखंड। पड़ोसी झारखंड है ना, झारखंड शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर। विश्व वानिकी दिवस 20 अक्टूबर। 20 सॉरी वानिकी कहता तो आंसर 20 सांख्यिकी दिवस। सांख्यिकी वानिकी कहता तो जानते हैं, वानिकी 21 हो जाएगा। 21 विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को ठीक है, मनाया जाता याद है। रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। विश्व सांख्यिकी दिवस, इसलिए हमको लग रहा है कि मिस्टेक हो रहा है। तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। देखिए एक आध बार मिस्टेक हो सकता है। अरे बोलने और जो mistake बुक छापते हैं उनमें कितना मिस्टेक रहता है, तो जो मिस्टेक भी होगा ना तो उसको हम बता देंगे कि मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे। बैठा 25 तक था। है ना, 25 तक था। 25 तक था। आप पूछ सकते हैं आगे तक, नॉट ए प्रॉब्लम। 25 तक रहने दें। 25 तक रहने ठीक है, दीजिए। 25 तक उसके बाद आगे छोटे। तो बस इसमें देखिए, फिर हम फिर जो होमवर्क रहेगा टेलीग्राम में हम डाल देंगे। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में ज्वाइन होइए और होमवर्क को याद कीजिए। और किसी भी एग्जाम के लिए हम बेहतर से बेहतर तरीके से हम डिस्कशन करेंगे, ताकि एग्जाम में किसी क्वेश्चन में यानी कि कंफ्यूजन ना हो और ज्यादा से ज्यादा आप यानी कि नंबर ला सके। तो बस आज वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय जय भारत। भारत।